हेलो, नमस्कार साथियों। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज से हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हम पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिर हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, मैपिंग भी पढ़ेंगे और हम अपने चैनल पर सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम थोड़ा सा बता दें कि हमारा पढ़ने का तरीका क्या होगा। तो हम सबसे पहले कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे तो पहले उसको विस्तार से पढ़ लेंगे। विस्तार से पढ़ने के बाद फिर हम उसमें बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी प्रश्न उसमें से बन सकते हैं, सब पर हम चर्चा करेंगे। और हाँ, एक बात और मैं कह देना चाह रही हूँ कि हम डिजिटल बोर्ड पर नहीं पढ़ रहे हैं। वैसे भी हम इतने मैच्योर तो हो ही चुके हैं, इतनी समझ तो हमारे अंदर आ ही चुकी है कि बोर्ड चाहे कोई भी हो, ब्लैक बोर्ड हो, वाइट बोर्ड हो या डिजिटल बोर्ड हो, हमें बोर्ड से मतलब नहीं, हमें तो ज्ञान से मतलब है। तो आप लोग इतना भरोसा रखिएगा कि जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है मेरे द्वारा वह एकदम सही है। और हम पूरी की पूरी विषय पढ़ेंगे, ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे, हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, साइंस भी पढ़ेंगे, मैथ भी पढ़ेंगे। इसलिए आप लोग धैर्य बनाए रखें। और एक बात और कहना चाहूँगी कि मैं नई शुरुआत कर रही हूँ अपने चैनल पर, तो इसलिए जो कुछ भी गलतियाँ हों उसके लिए पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ, पहली बात। दूसरी बात, आप लोगों का सजेशन चाहूँगी मैं कि इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, क्या चीज़ें नहीं समझ आई, कैसे पढ़ाने पर आप लोगों को समझ आएगा। तो आप लोग कमेंट ज़रूर से करिएगा, तो हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। समय को ना खराब करते हुए हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमने लिख लिया पहले से, क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा समय जाता है, इसलिए हमने पहले से ही लिख लिया है। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तारा, स्टार। तारा, पहले तो सबसे पहले ये जान लें कि तारा होता क्या है। तो तारा की पहचान क्या होती है? तारा वह होता है जिसकी अपनी क्या हो, हीट हो, यानी जिसकी अपनी ऊष्मा हो और जिसका अपना प्रकाश हो। अरे जब हीट है उसके अंदर, ताप है, तो प्रकाश तो होगा ही। ये तो थोड़ा सा और समझने वाली बात हो गई। अब तारा बनते कैसे हैं? पहले हम तारा के बनने की प्रक्रिया को देख लें, किन किन अवस्थाओं से होकर तारा बनते हैं। तो तारा बनने से पहले यह क्या होता है, गैसों का विरल गोला होता है। कैसे होता है विरल गोला? विरल का मतलब होता है कि दूर दूर, पास नहीं, दूर दूर, जो चीज़ दूर होती है उनको विरल कहते हैं। तो एक गैस के कुछ गैस का यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, इस तरह गैसों के कण हैं। तो ये गैस का क्या है, विरल गोला। अब इन दोनों में जितने भी कण हैं गैस के, इसमें जितने भी अणु हैं, तो इनमें सब में वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण ये एक दूसरे को अपने पास खींचते हैं। जब पास खींचते हैं तो ये और करीब चले जाते हैं, पास खींचे तो और करीब चले जाएंगे, तो वह क्या बन जाएगा, निहारिका। यानी गैसों के अणु जो हैं, जब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण और एक दूसरे के और करीब चले जाते हैं, तो वह अवस्था क्या कहलाती है, निहारिका या नेबुला। अब निहारिका या नेबुला, अब जब निहारिका और नेबुला में आग पकड़ लेती है तो यह क्या बन जाता है, तारा। अब इसमें आग कैसे पकड़ती, पहले तो इसको समझते हैं। यहाँ पर गैसों के अणु क्या थे, दूर दूर थे। जब यहाँ पर पास आए तो इनमें गर्मी बढ़ी। पास आए तो सामान्य से हम अपने दैनिक जीवन का उदाहरण लेते हैं। जैसे आप ठंडी के दिनों में या गर्मी के दिनों में कहीं अकेले खड़े रहिए, तो ठंडी में ही देखिए, आप कहीं अकेले खड़े रहिए तो आपको ठंडी लगेगी। वहीं अगर आप 10, 20, 50 लोगों के बीच में खड़े हो जाइए तो आपको ऑटोमेटिक ही ठंडी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो ताप हो जाती है, लोगों की जो हीट होती है वह जनरेट हो जाती है। तो इसमें जब गैसों के अणु एकदम पास आ गए, निहारिका में, नेबुला में जब पास आ गए, इसने आग पकड़ लिया। जब आग पकड़ लिया तो यह तारा बन गया। ठीक। अब हम ये समझते हैं कि तारा में जो ईंधन होता है वह किस रूप में होता है। हाइड्रोजन के रूप में होता है और नाभिकीय संलयन द्वारा हीलियम में बदल जाता है, हीलियम में परिवर्तित हो जाता है। और जो ये ईंधन होता है, ठोस होता है कि द्रव होता है कि गैस होता है, तो वह तारे में ईंधन प्लाज्मा अवस्था में होता है। अब ये समझते हैं हम कि प्लाज्मा अवस्था क्या होती है। तो प्लाज्मा अवस्था ठोस और
ठोस और द्रव का मिला हुआ रूप होती है ना प्लाज्मा, या ये प्लाज्मा अवस्था। अब प्लाज्मा हम कैसे पहचाने प्लाज्मा क्या होता है, ठोस और द्रव का मिला हुआ रूप। तो जैसे आप सबके घर में दूध तो होगा ही, दूध आपने देखा होगा, तो उसकी जो मलाई है, आप ध्यान से देखिएगा, वो जो मलाई है वो प्लाज्मा अवस्था में रहती है। प्लाज्मा का अवस्था का मतलब है कि ठोस जैसे जैसे आप उसमें खड़े नहीं हो सकते। जैसे मलाई रखी है, 1 चम्मच आपने मलाई रख दी थी, उसमें आप दबाव डालेंगे तो उसमें आपका हाथ रुकेगा नहीं, वो पिचक जाएगी बीच से। और ऐसा भी नहीं कि आप मलाई 1 चम्मच कहीं रख दिए तो वो बह जाएगी पानी जैसे। पानी द्रव अवस्था में होता है और ठोस अवस्था में तो मलाई होती नहीं। तो वह जो बीच वाली ठोस और द्रव की जो बीच वाली अवस्था है वह क्या है, द्रव अवस्था है। ऐसे एलोवेरा की जो पत्ती होती है तो उसको किनारे किनारे से जब आप काटेंगे तो जो जल निकालेंगे एलोवेरा की पत्ती का जल, वह क्या होता है, प्लाज्मा अवस्था में होता है। तो आई होप कि आप लोगों को प्लाज्मा अवस्था समझ आ गई होगी। तो ईंधन किस रूप में होता है, प्लाज्मा अवस्था में होता है। अब हमने देख तो लिया तारा बनने की अवस्था है, तो हमने देख ली। अब हम देख लेते हैं तारा खत्म होने की अवस्था क्या होती है, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो बनता है वो खत्म तो होता ही है, वह चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वह अगर बना है तो खत्म होना है। तो हम इसी तरह हम मतलब तारे में जैसे हमारा क्या है, सूर्य क्या है, हमारा एक तारा है। अब हम सूर्य का ही उदाहरण क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सूर्य हमारा सबसे करीबी तारा है। जैसे आप अपने क्लास में जाइए, या फिर अपने कोचिंग क्लास में जाइए या कहीं भी जाइए, इनफैक्ट ऑनलाइन भी कुछ लोग जब पढ़ते हैं तो जब कभी लाइव चैट करते रहते हैं तो उसमें से बहुत से विद्यार्थी रहते हैं, लेकिन कुछ हमारे ऑनलाइन आते आते ही हमारे कुछ परिचित हो जाते हैं, तो वो हमें अपने से लगते हैं। तो हमें तो अपने वाले से मतलब ना, बाकी भीड़ है तो रही है, हमको क्या फ़र्क पड़ता है। इसीलिए मतलब अंतरिक्ष में ब्रह्मांड में बहुत से तारे हैं और बहुत से सूर्य भी हैं। तो हम अपने तारे का उदाहरण लेते हैं। हमारे तारे का नाम क्या है, सूर्य। तो जब तारा बनते समय तो विरल गैसों का विरल गोला, फिर नेबुला, फिर तारा बन गया। अब तारा जब बन गया तो ये खत्म भी तो होगा, तो खत्म होने की अवस्थाएं क्या होती हैं हम उसको देख लेते हैं। तो खत्म होने की अवस्था होती है, ये अपने सामान्य अवस्था में होता है, मतलब उच्चतम जो ताप होता है इसका जो मीडियम वाला, जब ये खत्म होने लगता है, जैसे यह कोई रेखा है, अब ये मान लीजिए इसको यहाँ तक जाना है, ठीक, ये बिंदु यहाँ से हम रेखा खींचेंगे, ये इसके ऊपर नहीं जा सकती, तो ये क्या होती है, यहाँ तक जाएगी तो ऐसे धीरे धीरे चढ़ी, फिर ये धीरे धीरे उतरी। तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से जब हमारी डायरेक्ट यहाँ गई, पहले इस अवस्था में आई, इस अवस्था में आई, यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ आई, तब यहाँ पहुँची। उसी तरह ये भी होता है। तो हम खत्म होने के लिए देख लेते हैं कि जब तारा, कोई भी तारा जब खत्म होने लगता है, तो जब वह तारा सूर्य से 1.5 गुना छोटा होता है, क्या होता है, 1.5 गुना छोटा, तो वह ऊपर वाले रास्ते में जाता है। 2 रास्ते होते हैं तारे खत्म होने के, एक यह रास्ता और एक यह रास्ता। तो जब वह 1.5 गुना छोटा होता है तो कहाँ जाता है, ऊपर वाले रास्ते में जाता है। ऊपर वाले रास्ते में जाने के लिए सबसे पहले वह क्या बनता है, तारे से लाल दाना बना। लाल दानों की पहचान क्या होती है कि लाल दानों का जो आकार होता है वह क्या होता है, बड़ा होता है, आकार बड़ा होता है और तापमान इसका क्या हो जाता है, कम हो जाता है, कम चमकीला हो जाता है। तो लाल दाना बना, लाल दानों से अगर सूर्य से 1.5 गुना छोटा है तो श्वेत वामन बन गया, श्वेत वामन से फिर काला वामन बन गया, ठीक। अब श्वेत वामन को ही जीवाश्म तारा कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवाश्म तारा। अब इसको जीवाश्म तारा क्यों कहते हैं, देखो यहाँ पे चमक तो बहुत ज़्यादा थी, यहाँ पे चमक कम हुई, यहाँ पे कम आई, यहाँ पे पहुँचेगा तो इकट्ठे थोड़ी ना अंधेरा हो जाएगा कि चमक रहा है तो लाइट का बल्ब है कि बुझ गया, दिखेगा ही नहीं कुछ। लाइट का बल्ब भी जब बुझता है तो धीरे धीरे बुझता है। जब लाइट चली जाती है तो आप देखते होंगे अचानक से नहीं अंधेरा हो जाता, बल्ब में देखेंगे तो थोड़ी थोड़ी रोशनी रही आएगी। तो यह थोड़ा थोड़ा चमकता रहता है और फिर जब एकदम लाइट चली जाती है तब यह क्या बन जाता है, काला वामन। अब जब सूर्य से 1.5 गुना बड़ा होगा तो यह इस स्थिति में आएगा, इस रास्ते से होके गुजरेगा, ठीक। अब जैसे आप मोटरसाइकिल ले लीजिए या फिर कार ले लीजिए, ठीक। हम देखते हैं जो पिकअप देखते हैं, छोटी वाली पिकअप, क्या जिस रास्ते से पिकअप जाएगी क्या उसी रास्ते से ट्रक भी चला जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो
वही वाला उदाहरण है, वही वाला हाल है यहाँ भी, कि जब छोटा होगा तो श्वेत वामन बनेगा और बड़ा होगा तो आपका अभिनव तारा बनेगा। तो याद रखिएगा, श्वेत वामन ट्रक, वो सॉरी कार, तो मतलब या फिर पिकअप छोटी गाड़ी, और अभिनव या सुपरनोवा क्या होगा, ट्रक हो जाएगा, बड़ा वाला ट्रक। ठीक, तो यहाँ ऐसी यही स्थिति है। लाल दानव श्वेत वामन, श्वेत वामन से काला वामन। अब इसमें लाल दानव से सुपरनोवा, सुपरनोवा बना। सुपरनोवा की को ही विस्फोटक तारा कहते हैं। जब ये विस्फोट होता है, और ये छोटा है, ये विस्फोट होगा तो कितने भागों में होगा, ज़्यादा भागों में तो होगा नहीं, तो एक ही भाग में होता है। और ये विस्फोट होता है क्योंकि यह बड़ा है सूर्य से 1.5 गुना बड़ा है अभिनव तारा। इस बात का ध्यान रखना है। तो जब कोई बड़ी चीज़ फूटेगी तो वो कई टुकड़ों में फूटेगी ना। तो यह क्या होती है, 4 अवस्थाओं में, 4 टुकड़ों में। 4 टुकड़ों मतलब ये नहीं कि एक तारा टूटा तो चारों में टूट गया। तो ये क्या, किसी एक में, तो ये सिर्फ श्वेत वामन टूट के सिर्फ काला वामन बनता है। ये अभिनव तारा जब टूटता है तो या कि न्यूट्रॉन बनेगी, या कि पल्सर बनेगी, क्वेसर बनेगा, या कि ब्लैक होल बनेगा। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, प्लस माइनस नहीं होता, जानते हैं। और पल्सर और क्वेसर बहुत तेज गति से घूमते हैं। पल्सर और क्वेसर इतने तेज गति से घूमते हैं कि पूछो मत। और ये जो ब्लैक होल होता है, ब्लैक होल का घनत्व बहुत ज़्यादा होता है, घनत्व ज़्यादा होता है, इसका वजन भी बहुत ज़्यादा होता है। अब मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, मैं आप लोगों को हंसी आएगी मेरी बात सुन के। जब मैं पल्सर के बारे में नहीं पढ़ी थी, मुझे जानकारी नहीं थी, तो जब मैंने शुरू में देखा था पल्सर गाड़ी आई थी, बाइक, तो मुझे लगा था इसका नाम पल्सर ही क्यों रखा गया। किसी का नाम TVS है, किसी का नाम हीरो होंडा है, तो किसी का नाम बजाज है, कंपनियों के नाम पर है। ये पल्सर कौन सा जानवर है, पल्सर क्यों रखा गया इसका नाम। तो फिर मैंने सोचा हो सकता है कोई वैज्ञानिक रहा हो मेरे दिमाग में आया। तो अब जब मैंने पढ़ा तो मुझे जानकारी ये मिली कि तेज गति से घूमने के कारण उस बाइक का नाम पल्सर रखा गया। ठीक, तो पल्सर याद रखेंगे आप लोग। अब आया हमारा ब्लैक होल। अब ब्लैक होल कोई भी चीज़, मान लीजिए, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, मान लीजिए एक साड़ी का टुकड़ा है, या फिर मैं इसको ले लेती हूँ, ये स्वेटर है, ठीक, अभी इतना बड़ा है, ठीक, आप लोग देखिए इतना बड़ा। इसको जब हमने इतना बड़ा मोड़ के कर दिया तो इसका घनत्व तो बढ़ ही जाएगा। अब इतनी बड़ी चीज़ इतने में फैली, इतने में आ गई, तो वजन भी इसका बढ़ जाएगा। तो जो ब्लैक होल होता है उसका घनत्व बहुत बहुत अधिक होता है और वजन भी बहुत होता है। एक चम्मच जो ब्लैक होल होता है, एक चम्मच ब्लैक होल के बराबर कितने के बराबर होता है, तो 10 हाथियों के वजन के बराबर होता है एक चम्मच ब्लैक होल। अब आप ये सोचिए कि अगर पूरा का पूरा ब्लैक होल टकरा गया, एक तो ये सूरज से 1.5 गुना बड़ा, पहले ही फूटा तो ब्लैक होल बना, आकार इसका वैसे ही बड़ा, इसका घनत्व इतना ज़्यादा है कि अगर ये किसी भी ग्रह से टकरा गया तो उस ग्रह का क्या हाल होगा। अरे ये ग्रह को बीच से फाड़ के निकल जाएगा, इसको नुकसान होगा नहीं होगा बिल्कुल भी। इसको मिसाइलों का असर ही नहीं पड़ता, मिसाइल मारी जाए तो कोई फर्क ही नहीं, इसको इतना इसका घनत्व होता है, इतना इसका वजन होता है। उल्का पिंड वगैरह में तो मिसाइलों का असर होता है, लेकिन इसमें मिसाइल का असर नहीं होता। तो हमने क्या देख लिया, ब्लैक होल। और ब्लैक होल की घनत्व इतना ज़्यादा कि प्रकाश भी इससे नहीं गुजरता, प्रकाश को भी सोख लेता है। हमने यहाँ तक पढ़ा। अब हम ये देखते हैं कि तारे का रंग क्या होता है। अच्छा, ये एक चीज़ बीच में भूल रही है, ये जो 1.44 है, यह क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, चंद्रशेखर सीमा। क्या कहते हैं, चंद्रशेखर एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस सीमा की खोज की थी कि इससे 1.5 गुना, सूर्य से 1.5 गुना बड़ा, या 1.44 गुना बड़ा, या कि 1.44 गुना थोड़ा, तो 1.44 क्या है हमारा चंद्रशेखर सीमा। अब हम देखते हैं कि जो तारा है उसका रंग किस पर निर्भर करता है। तो तारे का रंग किस पर निर्भर करता है, तो तापमान पर। कितना, पृष्ठीय तापमान पर। यहाँ लिख दें क्या, ये लिख देते हैं, तारे का रंग पृष्ठीय तापमान पर निर्भर करता है। पृष्ठ तनाव पर मत सोचिएगा आप लोग, पृष्ठीय तापमान होता है। तो जब तापमान, पृष्ठीय तापमान, जब तारे के पृष्ठ का तापमान
सामान्य होता है। सामान्य का मतलब भी 6,000 डिग्री सेल्सियस। तो जब तारे का तापमान 6,000 डिग्री सेल्सियस सामान्य होता है तो यह तारा लाल रंग का होता है, ठीक। और जब यह मतलब मध्यम होता है तापमान तो सफ़ेद रंग का होता है। और जब तापमान बहुत अधिक हो जाता है तो यह क्या हो जाता है, नीले रंग का हो जाता है। तो हमने आज इतनी चीज़ें पढ़ी। अब हम इसको 5 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। आप लोग मेरे साथ बोलिएगा, ठीक। तारा बनने से पहले किस रूप में होता है, निहारिका या नेबुला रूप में, ठीक। मतलब गैसों के अणु क्यों पास आते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक। विरल गैसों के अणु जब पास आते हैं तो निहारिका बनते हैं। तारा बनने से पहले निहारिका रूप में होता है। तारा में ईंधन प्लाज्मा अवस्था में होता है, हाइड्रोजन के रूप में होता है, नाभिकीय संलयन होने से हीलियम में बदल जाता है, ठीक। ये हो गया। और प्लाज्मा अवस्था ठोस और द्रव के बीच की अवस्था प्लाज्मा अवस्था कहलाती है। अब तारे खत्म कैसे होते हैं, तो पहले ये होता है। अब एक चीज़ और देखिए, सूर्य जो हमारा 5 अरब साल बाद लाल दानों में बदल जाएगा। अभी 5 अरब साल बाद बदलेगा, तब तो हम लोगों की चीज़ों का भी पता नहीं लगेगा। तो खत्म होने की अवस्था में पहले लाल दानव बनेगा। लाल दानव बनेगा तो खूब बड़ा आकार हो जाएगा, उसका ताप कम हो जाएगा। अब लाल दानव बनेगा तो 2 रास्ते में जाएगा खत्म होने के लिए। अगर सूर्य से 1.5 गुना छोटा रहा तो श्वेत बावन बनेगा, फिर काला बावन बनेगा। और अगर सूर्य से 1.5 गुना बड़ा रहा तो या कि ये अभिनव तारा सुपरनोवा बन जाएगा। अब इधर श्वेत बामन को ही जीवाश्म तारा कहते हैं और काला बामन ये बने जब ये इसी को विस्फोटक तारा, सुपरनोवा या अभिनव तारा को विस्फोटक तारा कहते हैं। जब ये विस्फोट होगा तो 4 भागों में टूटेगा, न्यूट्रॉन, पल्सर, क्वेसर, ब्लैक होल। जो क्वेसर और पल्सर बहुत तेज गति करते हैं। अब इनमें काला वामन और ब्लैक होल, देखिए काला दो काला हो गया ना, एक ये काला वामन हो गया प्लस, अरे इसको ब्लैक होल चाहे काला होल कहिए, बात एक ही है, चाहे काला होल कहिए, ब्लैक को काला ही तो कहते हैं। तो जहाँ जहाँ काला नाम आया है इसमें मतलब टूटने के दौरान, तो इन दोनों में चमक बिल्कुल नहीं होती। ये ध्यान रखिएगा। ये सवाल पूछता है कि तारीख और कौन सी अवस्था है जहाँ पर बिल्कुल भी चमक नहीं होती, चमक खत्म हो जाती, तो वह है काला वामन और ब्लैक होल या काला होल, ठीक। अब तापमान किस पर निर्भर करता है, जब सामान्य ताप रहेगा तो लाल रहेगा कलर, जब मध्यम रहेगा तो सफ़ेद कलर रहेगा, और जब बहुत अधिक तापमान रहेगा तो यह नीले कलर का हो जाता है। बाकी चीज़ें तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया हो सब चीज़, और आप लोग हमें सजेशन ज़रूर दीजिएगा कि हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं, क्या कमी रह गई, क्या और बदलाव किया जा सकता है। देखिए बच्चों, हम ये नहीं कहते कि हम पहली बार यहाँ मतलब हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, पहली बार हम ही पढ़ा रहे हैं। हमसे पहले भी बहुत से टीचरों ने पढ़ाया और काफ़ी अच्छा पढ़ाया उन्होंने भी। लेकिन साल 2 साल 3 साल पहले जो चीज़ें पढ़ाई गई तो थोड़ा बहुत बदलाव हुआ होगा, थोड़ी बहुत चीज़ें अपडेट हुई होंगी। तो हम क्यों ना 2022 से फिर से पढ़ाई शुरू करें। और मेरा एक लक्ष्य और है कि मैं पढ़ाना सबको चाहती हूँ, स्पेशली मैं उनको पढ़ाना चाहती हूँ वो जो हमारे समाज में दबे रह गए, जो शोषित लड़कियाँ हैं या फिर जो शोषित महिलाएं हैं, क्योंकि शिक्षा से बड़ा अधिकार और हथियार कुछ नहीं होता। तो वो भी शिक्षित हों, उन्हें भी शिक्षा का हक है, ताकि हम किसी पर बोझ बन के ना जी सकें। हमारे अंदर इतनी योग्यता तो हो कि कम से कम हम धरती पर अवतरित हुए हैं या फिर हमारा धरती पर जो जन्म हुआ है वो किसी के ऊपर बोझ ना बने। हम इस स्थिति में ना पहुँचे कि कोई हमें भोजन दे तो हम भोजन करें और कोई हमें भोजन ना दे तो हम भोजन ना कर सकें। इसलिए हमें कम से कम अपना बोझ तो, अपने जीवन की जिम्मेदारी तो लेनी ही चाहिए। तो बने रहिएगा आप लोग हमारे साथ, और इसी के साथ ये क्लास ख़त्म होती है। अगला चैप्टर हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।